नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम साथ हैं हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का लेटेस्ट एडिशन जो कि 2024 एडिशन है फॉलो कर रहे हैं। इसमें 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चंस मौजूद हैं। इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। तो आप इस एडिशन को अरेंज कर लें, अपने दोस्तों वगैरह से ले लें। इसके अलावा हम जो भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। जो टेलीग्राम चैनल हमने हमारे यूट्यूब चैनल से लिंक किया हुआ है, यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर आपको इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से भी इन पीडीएफ्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चंस यहाँ पर हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, जैसे कि ये क्लोज टेस्ट था आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके नीचे हमने उस एग्जाम का नाम डेट के साथ लिखा हुआ है। जैसे कि ये वाला क्लोज टेस्ट एसएससी सीजीएल टीयर 1 7 जून 2019 वाले एग्जाम में आया है। तो आप इस एग्जाम के नाम के हिसाब से भी, डेट के हिसाब से भी इस क्लोज टेस्ट को, इन क्वेश्चंस को अपने वाले एडिशन में, अपनी वाली बुक में ढूंढ सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। ये हमारे सामने क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट करने का एक ही तरीका है, पढ़ते जाइए, मीनिंग को समझते जाइए, दिमाग लगाइए, अपनी ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग का यूज़ कीजिए, अपने ग्रामर के कॉन्सेप्ट को लगा कर देखिए, वोकैबुलरी का इस्तेमाल कीजिए और अपने जो ऑब्जेक्टिव सेंस है किसी भी लैंग्वेज को लेकर, जो ऑब्जेक्टिव मीनिंग आप समझ रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट आप समझ रहे हैं कि जिस कंटेक्स्ट में इंफॉर्मेशन लिखी गई है, जिस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए अगर आप ये सब समझ पा रहे हैं तो यही एक तरीका है क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ करने का। बाकी जो शॉर्टकट्स आपको बताए जाते हैं वो यूं ही हैं, वो बस आपको धोखा देने के लिए, मन बहलाने के लिए हो सकते हैं। एक दो क्लोज टेस्ट में, दो चार क्लोज टेस्ट में वो लग जाएंगे, लेकिन सभी के लिए वो वैलिड नहीं होते। सभी के लिए वैलिड होती है आपकी समझ, यूनिवर्सल होती है आपकी समझ। रटी रटाई चीजें या कोई शॉर्टकट वो यूनिवर्सल नहीं होते। देखिए आपके सामने एक क्लोज टेस्ट लिखा हुआ है, इसको पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब, रीन का मतलब वो पीरियड जब उसने, औरंगजेब ने रूल किया। रीन का मतलब है यहाँ पर द रूलिंग पीरियड, द रूलिंग पीरियड या द पीरियड ऑफ रूलिंग। जब औरंगजेब ने रूल किया उस पीरियड को हम यहाँ पर रीन कह सकते हैं। ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब द लास्ट ऑफ द मुगल्स। अब देखो ये तो मैं यहाँ पर कोमा का यूसेज आपको बताने वाला हूँ। ये दो कोमा लगाकर लिखा गया है द लास्ट ऑफ द मुगल्स, ये एक एडिशनल फ्रेज है, इसको दो, इसीलिए दोनों कोमा से यहाँ पर इसको सेपरेट किया गया। ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब द लास्ट ऑफ द मुगल्स देयर रिवोल्ट्स अगेंस्ट द एम्पायर। अब ये देयर जो है यहाँ पर एक प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है, आगे आनी चाहिए यहाँ पर, देखिए वर्ब आ गई, ये आ गई आपकी मेन वर्ब, मेन वर्ब आ गई। अब देखो इस तरह से समझना इस चीज को। मैंने रिवोल्ट को देखकर मेन वर्ब कह दिया, लेकिन जब मैंने ऑप्शंस पर ध्यान दिया तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है और हेल्पिंग वर्ब इस ब्लैंक में आनी है। ये जो 86 ब्लैंक है, इस ब्लैंक में 86 में हेल्पिंग वर्ब आनी है। अगर यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब आनी है और हेल्पिंग वर्ब हमारी बी की फॉर्म, सारी की सारी हमारी बी की फॉर्म लिखी हुई है। हैव बीन बी की फॉर्म, आर बी की फॉर्म, वाज बी की फॉर्म, वर बी की फॉर्म। अगर बी की फॉर्म हम यहाँ पर लगा देंगे तो इसका मतलब ये जो होगा ये कॉम्प्लीमेंट बनेगा। एक्चुअली में रिवोल्ट जो वर्ड है, ये रिवोल्ट तो एक ऐसा वर्ड है जो नाउन भी हो जाता है और वर्ब भी हो जाता है। ठीक है, नाउन भी हो जाता है और वर्ब भी हो जाता है। तो वर्ब तो हमें यहाँ पर दी हुई है, इन चारों में से कोई वर्ब लगानी है, इस मीन्स ये क्या है, यहाँ पर नाउन है। ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर नाउन लिखा हुआ है। अब देखो देयर को यहाँ पर सिंगुलर कंसीडर किया गया है या प्लूरल कंसीडर किया गया है। देखो देयर के बारे में आपको बता दूं कि जो देयर प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट आप कंसीडर करके चल रहे हैं, इसका अपना तो कोई नंबर है नहीं, ना इसको सिंगुलर कह सकते हो ना इसको प्लूरल कह सकते हो। लेकिन ये है एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ये किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए आया है, ये किसकी की एग्जिस्टेंस को बताने के लिए आया है। तो किसके एग्जिस्टेंस को बताने के लिए आया है, किसको इंट्रोड्यूस करने के लिए आया है, ये आया है रिवोल्ट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, रिवोल्ट्स की एग्जिस्टेंस को बताने के लिए। और रिवोल्ट्स जो कि एक नाउन है इस सिचुएशन में, वो एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह उसको यूज किया गया है। तो अगर रिवोल्ट्स जो कि देयर का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, चूंकि ये सारी की सारी लिंकिंग वर्ब है, बी यहाँ पर मेन वर्ब हो रही है,
तो अगर रिवोल्ट्स के लिए देयर आया है और रिवोल्ट्स प्लूरल है तो देयर का नंबर भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ये भी एक प्लूरल प्रोनाउन की तरह कंसीडर होगा। तो वाज तो होगी नहीं, वर और आर और हैव बीन। अब देखिए जिस पीरियड की बात की जा रही है, कब की बात की जा रही है, औरंगजेब के समय की। तो औरंगजेब का जो टाइम था वो तो पास्ट का टाइम था, तो हैव बीन भी हटा दो, आर भी हटा दो, सही ऑप्शन हो गया आपका वर। तो 86 का हो जाना था देयर वर रिवोल्ट्स। वर यहाँ पर बी की फॉर्म हो गई और ये हो गई यहाँ पर हमारी मेन वर्ब, और मेन वर्ब लिंकिंग नेचर की है, और लिंकिंग नेचर की वर्ब के बाद आता है कॉम्प्लीमेंट, जो कि कोई एक नाउन हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन लिख दिया। इसी की एग्जिस्टेंस बताने के लिए देयर लगाया गया था। अगेंस्ट आगे प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद लिखा उसका ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका 86 का 4 ऑप्शन। आगे आगे चल लेते हैं 87 पर। क्या लिखा हुआ है, एक ब्लैंक आपको दिया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है वर द रिवोल्ट्स ऑफ द मराठास, द सिख्स, द जाट्स एंड, यहाँ पर कोई ब्लैंक है वो ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे क्या आएगा, यहाँ पर बाद में बात करेंगे, पहले 87 पर देख लेते हैं। देखिए 87 में फिर से एक यहाँ पर लिंकिंग वर्ब लिखी गई है। लिंकिंग वर्ब सारी की सारी मेन वर्ब ही होती है। मैं डिटेल में लिंकिंग वर्ब के बारे में बता चुका हूँ, पूरा का पूरा वर्ब चैप्टर जो पढ़ा हुआ है इस चैनल पर, आप उसको देख ले, वो बहुत ही ज्यादा बेसिक है। पिछले कई लेक्चर में मैं लिंकिंग वर्ब को खोल खोल कर उनकी स्ट्रक्चर को आपको समझा चुका हूँ। अब देखिए जो लिंकिंग वर्ब यहाँ पर यूज की गई है, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है द रिवोल्ट्स, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिंकिंग वर्ब ऐसी लिखी गई है जो किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आनी है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आने की वजह से यहाँ पर दीज हो जाएगा, इट भी नहीं हो सकता, दिस भी नहीं हो सकता, डैट भी नहीं हो सकता। देखिए दिस, डैट, दीज और दोज, ये चारों के चारों प्रोनाउन भी हो जाते हैं, डिटर्मिनर भी हो जाते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूं दिस, डैट और दीज और दोज, ये चारों के चारों ये प्रोनाउन भी हो जाते हैं और डिटर्मिनर भी हो जाते हैं। जब ये डिटर्मिनर होंगे तो किसी नाउन के साथ लिखे होंगे, उस नाउन को डिटरमाइन करने के लिए लिखे होंगे। और जब ये प्रोनाउन होते हैं तो ये खुद अपने आप में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, किसी नाउन के स्थान पर ये लिखे होते हैं, नाउन का सब्स्टिट्यूट बनकर ये लिखे होते हैं। और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट अपने आप में हो सकते हैं। प्रोनाउन का फंक्शन अच्छे से ये प्रोनाउन के फंक्शन में आ सकते हैं। लेकिन दिस और दिस, डैट और दीज, दोज, इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है किसी भी थिंग को या किसी पर्सन को या कुछ थिंग्स को, मतलब मोर देन वन थिंग्स को या मोर देन वन पर्सन को पॉइंट आउट करना। और ये पॉइंट आउट कैसे करते हैं? अगर कोई भी चीज या कोई भी पर्सन या मोर देन वन पर्सन या मोर देन वन थिंग्स डिस्टेंस में और स्पेस में आपके पास है, करीब है, डिस्टेंस के हिसाब से और स्पेस के हिसाब से और टाइम के हिसाब से अगर आपके नजदीक है तो आप उसको दिस से कहेंगे। अगर कोई कार आपके ठीक सामने खड़ी है तो आप कहेंगे दिस कार। यही कार अगर दूर खड़ी है तो आप कहेंगे डैट कार, क्योंकि ये दूर हो गई, डिस्टेंस में दूर हो गई। कोई इवेंट अगर आपके करीब हुआ है, जिस समय पर आप किसी इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं उसके करीब अगर कोई इवेंट हुआ है, बहुत करीब, तो आप उसको कह सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में करीब है, तो आप इसको दिस इवेंट कह सकते हैं। और यही अगर दूर होता 2-4 महीने पहले, 1-2 साल पहले, तो आप इसको डैट इवेंट कंसिडर करते। उसी प्रकार से दीज प्लूरल के सिचुएशन में आ जाएगा। अगर बहुत सारी कार आपके नजदीक खड़ी है तो आप कहेंगे दीज कार, दूर खड़ी है यही कार है तो आप कहेंगे दोस कार। इसी तरह से टाइम के रेस्पेक्ट में तो पॉइंट आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो दीज वर द रिवोल्ट्स ऑफ द मराठास, द सिख्स, द जाट्स एंड। अब आप कहोगे कि सर ये रिवोल्ट्स तो बहुत पहले हुए थे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर बहुत पहले हुए तो दीज भी यहाँ पर सही नहीं है, दोज होना चाहिए था। देखिए वो बात सही है, लेकिन हम जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं उस सेंटेंसेस को लिखकर जब एक पैराग्राफ में दिया गया है आपको, तो एक कंटेक्स्ट जनरेट किया गया है। तो दीज यहाँ पर इसलिए आ गया क्योंकि रिवोल्ट्स की बात इससे ठीक पहले की गई है। आप समझने की बात कीजिए। हाँ, वो आपका सोचना सही है कि सर ये रिवोल्ट्स तो औरंगजेब के टाइम में हुए थे, ये तो बहुत पुराना टाइम हो गया। अगर ये सेंटेंस इंडिविजुअल रूप में कहीं लिखा होता, केवल ये सेंटेंस लिखा होता, इससे पहला वाला सेंटेंस, ये वाली इंफॉर्मेशन ना लिखी होती, केवल एक सेंटेंस ये कहीं लिखा होता दीज वर द रिवोल्ट्स, तो दीज गलत हो जाता, तो आपको दोज लगाना चाहिए था। लेकिन चूंकि इन रिवोल्ट्स के बारे में अभी पिछले सेंटेंस में बताया गया है, तो यहाँ पर दीज जो है रिलीवेंट हो जाएगा, फंक्शन के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से सही हो जाएगा, क्योंकि कंटेक्स्ट को जनरेट कर दिया गया है
पहले उस कंटेक्स्ट को जनरेट कर दिया गया, उस सिचुएशन को जनरेट कर दिया गया कि हम इन रिवोल्ट्स को स्पेस या डिस्टेंट में करीब मान सके। तो अभी यहाँ पर रिवोल्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, तो हमने यहाँ पर दीज वर द रिवोल्ट्स ऑफ द मराठास, द सिख्स एंड द जाट्स एंड अदर्स। यहाँ पर देख लेते हैं 88 के ऑप्शन आपके सामने ला देता हूं मैं, आप खुद भी लगाने की कोशिश करें। एक्चुअली में इस पूरे क्लोज टेस्ट में मुझे एक यही क्वेश्चन लगता है जिस पर आपको एक टीचर की या मेरे ऐसे टीचर की आवश्यकता होगी, बाकी तो आप कर ही लेते हो। ऑप्शन बहुत आसान थे, इतनी इंग्लिश तो आप सभी जानते हैं, बेसिक लेवल पे हम इंग्लिश पढ़ के आए हैं। यहाँ तक क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है दीज वर द रिवोल्ट्स ऑफ द मराठास, द सिख्स, द जाट्स एंड अदर्स। देखिए अदर्स को यहाँ पर प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया गया, कैसे पता चल रहा है मुझे, एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है। एंड कंजंक्शन से किस किस को जोड़ा गया है, मराठास को, फिर कोमा लगाकर सिख को जोड़ दिया, फिर कोमा लगाकर जाट को जोड़ दिया, और लास्ट वाले को जोड़ने के लिए एंड कंजंक्शन लगाया गया। तो एंड कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जा रहा है ऑफ प्रीपोजिशन के बहुत सारे ऑब्जेक्ट को। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो ये भी या तो नाउन होता, या नाउन नहीं लिख रहे हो तो इसकी जगह पे कोई प्रोनाउन लिख दोगे। भाई एंड कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, सेम सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ता है, तो सेम सेम फंक्शन वाले वर्ड्स या सेम सेम फंक्शन वाली फ्रेजेस को तो जोड़ेगा। ऐसा तो नहीं है आप एडजेक्टिव को अदर्स अगर किसी और फंक्शन में आ सकता है तो आप क्या एडजेक्टिव या डिटर्मिनर को नाउन प्रोनाउन से जोड़ दोगे, नहीं जोड़ सकते। यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन के बहुत सारे ऑब्जेक्ट को जोड़ा गया है, वो नाउन थे। यहाँ पर भी कोई नाउन होना था, लेकिन बहुत सारों की बात हो रही है तो नाउन बहुत सारों को ना लिखकर उनकी जगह प्रोनाउन लिख दिया गया, और पता भी नहीं कौन से वालों की बात हो रही है, इंडेफिनिट नेचर का प्रोनाउन हो जाता है। तो कहने की बात यह है कि यहाँ पर लगा हुआ है एक प्रोनाउन। अब इससे पहले जो कोई भी वर्ड आएगा वो डिटर्मिनर के फंक्शन में होगा, और ये लिखे हुए आपके डिटर्मिनर, तो मोर अदर्स आना चाहिए, मैनी अदर्स आना चाहिए, ईच अदर्स आना चाहिए, या एवरी अदर्स आना चाहिए, क्या आना चाहिए। देखो इन चारों शब्दों के बारे में, अगर आप इन चारों शब्दों के अगर ग्रामेटिकल फंक्शन आपको पता है, आपको पता है कि किस किस मीनिंग में, किस किस कंटेक्स्ट में, किस तरह की स्ट्रक्चर के साथ ये यूज किए जाते हैं, तब तो आपको सभी कुछ पता है, तब तो काम बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं पता है तो भी अगर आप तुक्का मारने की कोशिश करें तो आप इतना तो पता लगा ही लेंगे कि जैसे सिक्स जाट्स थे, यहाँ पर ये अलग ही कोई कम्युनिटी होगी जो कि काउंटेबल होगी, तो यहाँ पर मैनी अदर्स आ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको इन चारों वर्ड के फंक्शंस को जानना है, ये जानना है कि ये किस तरह के मीनिंग को रिफर करते हैं और किस तरह की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को, सिंटेक्स को इनके साथ यूज किया जाता है, तो जरा मेरे साथ चलो, यहां इस पेज पे आ जाओ। पहले मोर की बात करते हैं, सबसे पहले करते हैं मोर की बात। अच्छा ये यहां से मोर, देखिए मोर जो वर्ड है ना, वो डिटर्मिनर भी हो जाता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है, वो एडवर्ब भी हो सकता है। अब इसके पहले फंक्शन के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसका पहला फंक्शन ये है कि ये ग्रेटर डिग्री या ग्रेटर अमाउंट या ग्रेटर क्वांटिटी को रिफर करने का काम करता है। क्या लिखूं मैं यहाँ पर, ग्रेटर। अब देखो ग्रेटर में भी ER लग रहा है, मतलब ये भी कंपैरिजन के सेंस में है। ग्रेटर क्वांटिटी, अमाउंट या डिग्री को रिफर करता है। डिग्री हो सकती है किसी एडजेक्टिव की, किसी कोई एक्शन हुआ है उसकी डिग्री हो सकती है, ठीक है। ग्रेटर क्वांटिटी, अमाउंट या डिग्री को रिफर करने के लिए, एक फंक्शन हो रहा है इसका, और दूसरा फंक्शन है एडिशनल क्वांटिटी, एडिशनल अमाउंट या एडिशनल डिग्री को रिफर करने के। देखिए क्वांटिटी और अमाउंट एक ही चीज लिख रहा हूं मैं, अलग अलग डिक्शनरी में अलग अलग चीजों में अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है, तो मैं सभी लिखवा दिया करता हूं। एडिशनल क्वांटिटी या एडिशनल अमाउंट या एडिशनल डिग्री को रिफर करने की कोशिश करता है।
अब देखो क्वांटिटी अगर कोई ऐसी है या अमाउंट कोई ऐसी है जो कि काउंटेबल नेचर की है, या किसी ऐसे थिंग या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, किसी ऐसी थिंग की हम बात कर रहे हैं जिसको काउंट किया जा सकता है, कोई काउंटेबल यूनिट है, कोई काउंटेबल थिंग है, तो ये काउंटेबल नाउन के साथ भी आ जाएगा डिटर्मिनर बन के, और काउंटेबल नाउन के लिए भी आ जाएगा प्रोनाउन बन के। और अगर कोई अनकाउंटेबल थिंग है तो ये उसके साथ भी यूज हो सकता है। ठीक है, क्वांटिटी अमाउंट तो काउंटेबल भी हो सकती है, अनकाउंटेबल भी हो सकती है। कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि मोर जो है काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो जाता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो जाता है। और जब काउंटेबल के साथ यूज होगा तो मोर देन वन ही होगा, एक से ज्यादा के लिए ही हम मोर को रिफर कर रहे होंगे। तो जब काउंटेबल नाउन के साथ होगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। सिंगुलर के लिए तो वन लगा देंगे, मोर डिटर्मिनर को लगाने की क्या जरूरत है। देखो एक फंक्शन और है इसका, वो आपको सभी को पता है, रटा हुआ, कंपैरिजन के सेंस में, कंपैरेटिव डिग्री को रिफर करता है, कंपैरेटिव डिग्री को। ठीक है, कंपैरिजन के सेंस में। और जब ये कंपैरिजन के सेंस में यूज होता है तो आपको ये वाला यूसेज ही सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है। मैनी या जो मच होता है वो होता है पॉजिटिव डिग्री में। मैनी यूज करते हैं हम काउंटेबल नाउन के लिए। कोई काउंटेबल नेचर की थिंग है तो उसके मोर देन वन या एक से ज्यादा चीजों को, एक से ज्यादा यूनिट को रिफर करने के लिए हम मैनी को यूज कर सकते हैं। कोई अनकाउंटेबल नेचर की थिंग है, कोई अनकाउंटेबल नेचर का आप चीजों की बात कर रहे हो तो आप उसके लिए मच लगा सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है मच, लेकिन ये होते हैं पॉजिटिव डिग्री में। मोर होता है कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरिजन के सेंस में, जब हम एक की दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हो, जब हमारा कंपैरिजन वन वर्सेस वन हो। अब ये वन वर्सेस वन, वन इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ग्रुप को भी हम वन कह सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल में किसी लेक्चर में बताया हुआ है। जब हम एडजेक्टिव चैप्टर में बात करेंगे, एडजेक्टिव चैप्टर में मोर, मोस्ट, इस तरह की चीजें हमारे सामने आएंगी, तब फिर से डिटेल में बात की जाएगी। मैनी या मच पॉजिटिव डिग्री में, मोर हो गया कंपैरेटिव डिग्री में। और मोर को मैंने अभी जैसे कि बताया काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो जाएगा, अनकाउंटेबल के साथ भी यूज हो जाएगा। यानी कि मच की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, मोर। मैनी की भी कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, मोर। और मोर को काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज किया जा सकता है। उसी प्रकार से मोस्ट को भी काउंटेबल के साथ भी यूज किया जा सकता है, अनकाउंटेबल के साथ भी। ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री, जब कंपैरिजन वन वर्सेस ऑल का हो, और ऑल में ये वाला वन भी इंक्लूडेड ही होता है। तो कहने की बात यह है कि मैनी को पॉजिटिव डिग्री में काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं और मोस्ट को भी काउंटेबल के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में। मैनी और मच दोनों की सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट हो जाती है, मैनी और मच दोनों की कंपैरेटिव डिग्री मोर हो जाती है। ये जो है, ये यूसेज, ये फंक्शन तो आपको अच्छे से पता होगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं मोर के तीनों फंक्शंस को। ज्यादा देर में लगाऊंगा नहीं, फटाफट मैं एग्जाम्पल बताता हो जाऊंगा। जैसे मैंने लिखा वी नीड मोर रिसोर्सेस, तो मोर रिसोर्सेज से मैं क्या रिफर कर रहा हूँ, रिसोर्सेज हो गया नाउन, और मोर हो गया इसके लिए डिटर्मिनर। और मोर रिसोर्सेज से मैं क्या रिफर करना चाह रहा हूँ, मैंने कहा एडिशनल रिसोर्सेज। एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं उससे एडिशनल, उससे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हमें चाहिए। वी नीड मोर रिसोर्सेज। तो मोर यहाँ पर रिफर कर रहा है एडिशनल या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ समथिंग को, एडिशनल या एक्स्ट्रा नंबर ऑफ समथिंग को। यहां पर ये रिसोर्सेज क्या है, काउंटेबल नाउन है। मैं भली भांति इसको अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकता हूं। मैं यहां पर एक एग्जांपल लिख सकता हूं, वी नीड मोर फूड, या टाइम लिख दिया मैंने, या स्ट्रेंथ लिख दिया मैंने, या इंफॉर्मेशन लिख दिया मैंने। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहां पर ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकता है। और मोर यहां पर क्या रिफर कर रहा है, एडिशनल या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ समथिंग, एडिशनल या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ समथिंग। एक यूसेज तो ये हो गया। फिर दूसरा मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा सी इज मोर कॉन्फिडेंट नाउ आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है, कॉन्फिडेंट वो पहले भी थी, लेकिन अब ज्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि अब उसने ट्रेनिंग ले ली।
तो यहाँ पर कॉन्फिडेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, जो कि इसके साथ लिंकिंग वर्ब मिलकर इसका कॉम्प्लीमेंट बन रहा होगा सी का, और लिंकिंग वर्ब इसको जोड़ने की कोशिश कर रही होगी। मोर यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री की तरह इस्तेमाल हुआ है, और ये डिग्री बता रहा है कॉन्फिडेंट की, कि अब ज्यादा कॉन्फिडेंट है पहले से, क्योंकि ट्रेनिंग ले ली। तो यहाँ पर मोर क्या रिफर कर रहा है, मोर यहाँ पर रिफर कर रहा है ग्रेटर डिग्री, ग्रेटर अमाउंट या ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ समथिंग, ग्रेटर डिग्री को रिफर करने के लिए, ग्रेटर डिग्री को रिफर करने के लिए। इस तरह से एडजेक्टिव से पहले आ गया। वर्ब के लिए भी आ सकता है, आप लिख सकते हो सी सिंग्स मोर ब्यूटिफुल्ली। ब्यूटीफुल्ली क्या हो गया, एडवर्ब मैनर हो गया, जो कि आया होगा इस सिंग्स का मैनर बताने के लिए। कोई भी एक्शन होता है किया जाता है, उसका एक मैनर होता है, उस मैनर को बताने के लिए हमने एडवर्ब मैनर लगा दिया, और इस एडवर्ब मैनर को की फर्दर डिग्री बताने के लिए हमने क्या लगा दी, एडवर्ब डिग्री बता दी। तो मोर यहाँ पर क्या रिफर कर रहा है, ग्रेटर डिग्री को। पहले भी वो ब्यूटीफुल्ली सिंग करती थी, लेकिन अब ज्यादा ब्यूटीफुल्ली सिंग करती है, पता नहीं उसे क्या हुआ, क्या खा लिया, क्या पी लिया। तीसरा कंपैरिजन के सेंस में आपको पता ही है, ये एग्जाम्पल तो आपके भली भांति रटे हुए होंगे। आप लिख सकते हैं सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर। ठीक है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया, इसकी डिग्री बताने के लिए आ गया, और डिग्री क्यों बता रहा है, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं हम देन हर ब्रदर से। आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी स्टडीज मोर देन हर ब्रदर। तो यहां पर ये जो मोर आया, ये किस लिए आया है, इस वर्ब के लिए आया है, इस वर्ब की डिग्री बताने के लिए। एडवर्ब डिग्री है, कंपैरिजन के सेंस में यूज किया जा रहा है, कंपैरिजन हो रहा है हर ब्रदर से। तो इस तरह से हम मोर को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर मोर को देखने की कोशिश करेंगे तो तीनों के तीनों फंक्शन में यहाँ पर भी कंपैरिजन किया जा रहा है, और पिछले वाले अगर इस फंक्शन में देखें तो यहाँ पर भी ग्रेटर डिग्री को रिफर कर रहा है। और ग्रेटर डिग्री का मतलब है कि पहले डिग्री कम रही होगी, अब डिग्री इंप्रूव हो गई, तो एक कंपैरिजन का इंटेंशन यहाँ भी है, एक कंपैरिजन का इंटेंशन यहां भी है। तो इस फंक्शन में भी और इस फंक्शन में भी, दोनों फंक्शन में कंपैरिजन का इंटेंशन है। यहां पर कंपैरिजन ऑब्वियस है, नोटिसेबल है। यहां पर कंपैरिजन किया जा रहा है उसके पहले की स्टेट से, पहले भी वो कॉन्फिडेंट थी लेकिन अब ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो यहां पर कंपैरिजन का इंटेंशन है, कंपैरिजन वो नोटिसेबल नहीं है, लेकिन कंपैरिजन का इंटेंशन है, कंपैरिजन सेंस में है, कंपैरिजन का मीनिंग है अंदर। पहले भी वो कॉन्फिडेंट थी, पहले की स्टेट से उसका कंपैरिजन किया जा रहा है, इसीलिए मैंने ग्रेटर डिग्री, ग्रेटर तो खुद एक कंपैरेटिव डिग्री है। इससे पहले वाले फंक्शन को देखेंगे तो आप किसी एडिशनल या एक्स्ट्रा अमाउंट को रिफर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि पहले भी रिसोर्सेज आपके पास होंगे लेकिन अब आपको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। पहले भी आपके पास फूड था लेकिन अब आपको ज्यादा फूड चाहिए। तो पहले जितना फूड था, पहले जितने रिसोर्सेस थे, उसके कंपैरिजन में ही अब मोर रिसोर्सेस को रिफर किया जा रहा है, या अब जिन रिसोर्सेस को मोर लगाकर रिफर किया जा रहा है, पिछले वालों से कंपैरिजन करके रिफर किया जा रहा है। और मीनिंग यहाँ पर क्या है, एक्यूरेट मीनिंग की बात करें तो एडिशनल या एक्स्ट्रा की, यानी कि पहले कुछ होगा और उसी का कुछ एडिशनल बताया जा रहा है। तो कंपैरिजन का इंटेंशन यहाँ भी होता है इनडायरेक्ट वे में। तो तीनों के तीनों फंक्शन ऐसे हैं इस मोर के कि ये कंपैरिजन के सेंस में इस्तेमाल होता है, और कंपैरेटिव डिग्री चाहे लगी हो या ना लगी हो। बाकी के दो फंक्शन में मैंने किसी देन का इस्तेमाल नहीं किया, किसी यूनिट को मैंने नहीं लिखा कि इससे कंपैरिजन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी एक कंपैरिजन का मीनिंग इनहेरेंट है, कंपैरिजन का सेंस है, एक एडिशनल अमाउंट या एक ग्रेटर अमाउंट या डिग्री को रिफर करता है। आप यहाँ पर क्या मोर को लगा सकते हैं, क्या यहाँ पर पहले कुछ अदर्स थे? अगर आप यहां पर मोर को लगाते हैं, मोर को यहां पर लगाते हैं, तो क्या पहले कुछ अदर्स का जिक्र हुआ है? उन अदर्स से ज्यादा की बात की जा रही है। ये जो पहले का ये तो लिख दिए गए, इनको अदर्स कंसीडर नहीं किया सकता। तो यहां पर तो इस तरह का कोई कंपैरिजन का सेंस ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो अदर लिखा गया है, इसका मतलब ये खुद एडिशनल या एक्स्ट्रा वालों को रिफर करने के लिए यूज होता है। अगर अदर के मीनिंग को आप जानने की कोशिश करेंगे, मैंने कल ही की वीडियो में अदर पर बहुत बड़ा 15-20 मिनट का लेक्चर दिया है, तो अदर को आप जानने की कोशिश करेंगे तो अदर चाहे डिटर्मिनर हो चाहे प्रोनाउन हो, वो खुद एडिशनल या डिफरेंट पर्सन या थिंग्स को रिफर करता है। तो जब अदर खुद एडिशनल या डिफरेंट पर्सन या थिंग को रिफर करने के लिए लगा रखा है, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए क्या मोर आ सकता है? कभी नहीं आ सकता।
तो मोर तो मीनिंगफुल है ही नहीं, किसी भी तरीके से नहीं। मैनी को तो यहां पर लगाया जा सकता है, चूंकि मैनी जो है एक पॉजिटिव डिग्री में है और काउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है। मैनी अदर्स, अगर आप लिखने की कोशिश करें मैनी अदर्स, तो अदर्स एक प्रोनाउन हो गया जो कि एक से ज्यादा यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन को रिफर कर रहा है। और ये एक से प्लूरल काउंटेबल नाउन का मतलब एक से ज्यादा होंगे, कितने हैं ये पता नहीं, इंडेफिनिट नेचर का है। इन सब के लिए आप मैनी लगा सकते हैं, मैनी को डिटर्मिनर की तरह लगा सकते हैं, यही तो मैनी का मेन फंक्शन है। तो इसीलिए मैनी जो है यहाँ पर सही हो गया। मोर उसी की कंपैरेटिव डिग्री है मैनी की, लेकिन वो गलत हो गया। बाकियों को देख लेते हैं। ईच अदर की क्या कहानी है। ईच अदर भी आपको कई बार लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए ईच अदर्स ऐसा तो कुछ होता नहीं है, फ्रेज होती है आपकी ईच अदर, ठीक है, क्योंकि ईच जो है दो के लिए लगाया जाता है। अब देखो ईच अदर के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एक तरह का, ये जो फ्रेज होती है ईच अदर, ये एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में आपने पढ़ा हो, ना पढ़ा हो तो अब समझ लो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, इस रेसिप्रोकल पर ध्यान दो। रेसिप्रोकल जो एडजेक्टिव है इस रेसिप्रोकल प्रोनाउन फ्रेज में, ये रेसिप्रोकल का रूट वर्ड है रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट, और रेसिप्रोकेट जो है एक तरह की वर्ब है। इस रेसिप्रोकेट वर्ब का मतलब क्या है, द एक्ट, फील और बिहेव म्यूचुअली या इन रिटर्न। टू एक्ट, फील और बिहेव म्यूचुअली, म्यूचुअली या इन रिटर्न। मतलब कि अगर दो लोग हैं और ए ने बी को थप्पड़ मार दिया तो बी ने भी वापसी में उसके थप्पड़ मार दिया, इस एक्ट को क्या कहेंगे, म्यूचुअल एक्ट या ये क्या हुआ, एक तरह का एक रेसिप्रोकल एक्ट हुआ। रेसिप्रोकेट किया उन्होंने एक दूसरे के बिहेवियर को। ए ने बी को कुछ कहा, गाली दी, बी ने ए को अब्यूज कर दिया, ए ने बी को थप्पड़ मारा, बी ने ए को मार दिया। ये एक रेसिप्रोकल एक्ट हुआ। बी ने ए की एक्टिविटी को रेसिप्रोकेट किया, इन रिटर्न उसने वही बिहेव किया। टू एक्ट, फील और बिहेव म्यूचुअली, एक म्यूचुअल बिहेवियर होता है, एक म्यूचुअल एक्ट होता है, एक रेसिप्रोकल एक्ट होता है। तो रेसिप्रोकेट से बना रेसिप्रोकल, मतलब एक ऐसा प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब एक ऐसा प्रोनाउन जो इस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को दर्शाएगा, जो इस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा, इस म्यूचुअल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा। और कैसे करेगा जरा देखिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा द ट्विंस यूजुअली रिजेंबल ईच अदर, ठीक है। तो रिजेंबल का मतलब क्या है, लुक लाइक। मतलब कोई ट्विंस है, राकेश और विकास, तो राकेश विकास के जैसा दिखता है और विकास राकेश के जैसा दिखता है। तो ये जो बिहेवियर है इनका, ये जो स्टेट है इनकी एक जैसे दिखने की, रिजेंबल होने की, ये एक दूसरे के जैसी है। तो इस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को दिखाने के लिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ईच अदर लगाया, जो कि रिजेंबल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो रहा है। और एक चीज और, ये जो ईच अदर है ये सिर्फ दो यूनिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दो पर्सन या दो थिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर लिख देता हूं मैं, ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ईच अदर, ये इस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को दो पर्सन के बीच में दिखाता है, बिटवीन टू पर्संस। ये टू पर्संस, ये टू थिंग्स, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिखवाता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा है यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर, दे ट्रस्ट ईच अदर। अब अगर मैं ईच अदर लिख रहा हूं, ईच अदर ट्रस्ट ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया ईच अदर। अगर मैं ईच अदर लिख रहा हूं, इसका मतलब ये जो दे रहे होंगे, दो पर्सन रहे होंगे। दो से ज्यादा के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लगाते हैं वन अनदर। वन अनदर एक दूसरा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है जिसका फंक्शन बिल्कुल ईच अदर की तरह होता है, लेकिन दो से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं द स्टूडेंट्स इन माई क्लास हेल्प्ड वन अनदर। वन अनदर को लिखते ही मुझे ये समझ में आ जाएगा, ये हेल्प ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट वन अनदर हो गया। वन अनदर को लिखते ही मुझे समझ में आ जाएगा जो स्टूडेंट्स हैं वो 2 से ज्यादा है। वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। कितने हैं ये नहीं पता, बट 2 से ज्यादा होंगे, ये कहने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, 2 से ज्यादा का साइन ये बनेगा, जैसे मैं कहूं x 2 से ज्यादा है तो ये बनना चाहिए, है ना, उल्टा बना रहा हूं मैं। तो स्टूडेंट का जो नंबर होगा x वो 2 से ज्यादा होगा, तब हम वन अनदर लगाएंगे। अब चूंकि प्रोनाउन है तो ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। या पिछले वाले सेंटेंस में मैं लिख सकता था दे शेयर्ड देयर फीलिंग्स with one another with प्रीपोजिशन हो गया, इस प्रीपोजिशन के बाद वन अनदर ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। यहां भी मैं इसी तरह से लिख सकता हूं द स्टूडेंट्स इन माई क्लास हेल्प्ड, द स्टूडेंट्स इन माई क्लास शेयर्ड देयर थॉट्स विद वन अनदर। कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वापस आते हैं, ठीक है। एक और हमारे पास बची थी एवरी अदर की। अगर मैं बात करूं, एवरी अदर्स जैसा भी कुछ होता नहीं है, एवरी अदर्स जैसा भी कोई फ्रेज, कोई मीनिंगफुल फ्रेज नहीं बन पाती है। कॉम्बिनेशन ऐसा है कि कोई मीनिंगफुल फ्रेज बन नहीं पाएगी, और शायद बन भी सकती है किसी सिंटेक्स में, लेकिन एक स्ट्रक्चर होती है एवरी अदर। इसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप जान लें। एवरी अदर एक डिटर्मिनर फ्रेज होती है, और डिटर्मिनर फ्रेज है तो उसके बाद नाउन लिखा हुआ आएगा, इस नाउन को डिटरमाइन करने के लिए आएगी। अब ये डिटर्मिनर जो है एवरी अदर, ये जो डिटर्मिनर फ्रेज है, ये लगाई क्यों जाती है? ये लगाई जाती है किसी ऑल्टरनेट फ्रीक्वेंट पैटर्न को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी ऑल्टरनेट फ्रीक्वेंट पैटर्न को, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार जो हो, अल्टरनेट फ्रीक्वेंट पैटर्न को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब सेंटेंस में एग्जाम्पल लिखकर मतलब समझ में आएगा। देखो, जैसे मैंने लिखा सी अटेंड्स द सेमिनार एवरी अदर डे। एवरी अदर डे लिख दिया मैंने, वीक लिख सकता था मैं, मंथ लिख सकता था मैं, ठीक है। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि एवरी अदर डे से मतलब है ऑल्टरनेट फ्रीक्वेंट डेज को रिफर करने की कोशिश कर जा रही है, यानी कि वो जो अटेंड करती है सेमिनार को, वो ऑल्टरनेट फ्रीक्वेंट डे पर अटेंड करती है। जैसे कि आज उसने कर ली, कल के दिन को स्किप कर लेगी, ऑल्टरनेट डे पे करेगी और फ्रीक्वेंट करेगी। फ्रीक्वेंट मतलब बार बार करेगी, फिर अगले दिन को फ्रीक्वेंट करनी है, फिर उसने अटेंड कर ली, फिर अगले दिन को फिर मिस कर दी, फिर अगले दिन को फिर अटेंड कर ली, अगले दिन की सेमिनार फिर मिस कर ली। तो इस तरह की जो है चीजें वो करती है। तो इस मीनिंग को, इस फंक्शन को रिफर करने के लिए हम एवरी अदर को डिटर्मिनर की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे क्लोज टेस्ट पर। तो कोई भी इनमें से ज्यादा मीनिंगफुल नहीं था, सिर्फ ये वर्ड यहाँ पर मीनिंगफुल था, मैनी अदर्स लगा देना चाहिए था। 88 हो गया, 89 पर चलने की कोशिश करते हैं। 89 ये रहे आपके सामने ऑप्शन, आप लगाने की कोशिश करें। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल एम्पायर बिगेन टू, यहाँ पर देखिए फेयरली फास्ट, ये एक एडवर्ब लगाया गया है, एडवर्ब मैनर, दोनों के दोनों एडवर्ब मैनर है। एक्चुअली में फास्ट एडवर्ब मैनर है, और इसको रिफर करने के लिए आ गया, ठीक है। तो 89 में क्या आना है यहाँ पर? 2 + V1, 2 + V1 यानी कि इन्फिनेटिव, 2 लिखा हुआ है, और वर्ब के 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, डिस्पर्स, डिस्टर्ब, डिसरप्ट, डिसइंटीग्रेट। डिस्पर्स का मतलब हो जाता है टू स्प्रेड, फैल जाना या फैला देना, टू स्प्रेड अक्रॉस अ लार्ज एरिया, किसी चीज को एक लार्ज एरिया पे फैला देना का मतलब डिस्पर्स कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना उसे लार्ज एरिया में, या कोई चीज खुद इस तरह के प्रोसेस में आ जाए, कोई चीज खुद अपने आप बिखर जाए,
तो ये जो डिस्पर्स है ट्रांजिटिव भी हो जाएगी और इनट्रांजिटिव भी हो जाएगी। टू स्प्रेड अक्रॉस ए लार्ज एरिया। डिस्टर्ब का मतलब क्या है? डिस्टर्ब का मतलब आप सभी को जानते हैं, इसका मीनिंग क्या मैं बताऊंगा। डिसरप्ट का मीनिंग बता देता हूं। डिसरप्ट का मतलब होता है इंटरप्ट, टू इंटरप्ट या टू स्टॉप समथिंग या टू प्रिवेंट समथिंग। और समथिंग का मतलब कोई प्रोसेस है, कोई एक्टिविटी चल रही है, कोई इवेंट चल रहा है, कोई सिस्टम चल रहा है, कोई चीज फंक्शनिंग में है, आपने उसको रोक दिया, प्रिवेंट कर दिया, कंटिन्यू नहीं होने दिया, तो आपने क्या कर दिया? उसको डिसरप्ट कर दिया। डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या है? डिसइंटीग्रेट का मतलब है टू बिकम या टू ब्रिंग अप इनटू मैनी पीसेस, बहुत सारे पीसेस में आ जाना। बचपन में अगर आपने 11th-12th में मैथ ली हो तो इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। इंटीग्रेशन में हम क्या करते थे? इंटीग्रेट यानी कि कैलकुलेट करते थे हम। एक तरह का वो फंक्शन होता था, बहुत सारी चीजों को जोड़ कर इंटीग्रेट करना होता था, समाकलन निकालना होता था, मतलब जोड़ ही निकालना होता था बहुत बड़ी यूनिट्स का। डिसइंटीग्रेट मतलब बहुत सारे पीसेस में जो है डिवाइड हो जाना। डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट का पहला मीनिंग तो यही आ गया, टू ब्रिंग अप इनटू मैनी पीसेस, बहुत सारे टुकड़ों में बट जाना। फिर एक मीनिंग इसका यह आ जाता है, टू लूज स्ट्रेंथ, टू लूज स्ट्रेंथ या टू लूज यूनिटी। भाई कोई चीज जब डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, एक चीज के तुम बहुत सारे टुकड़े कर दोगे तो उसकी ताकत तो खत्म हो ही जाएगी। तो टू लूज स्ट्रेंथ एकदम मीनिंगफुल है। इसका मीनिंग बताना, इसकी डेफिनेशन में लिखना। और यूनिटी, जब तुमने उसको बहुत टुकड़ों में बांट दिया तो यूनिटी उसकी खत्म। टू लूज यूनिटी या टू लूज स्ट्रेंथ, ठीक है। बाय डिवाइडिंग इनटू मैनी पीसेस, अपनी स्ट्रेंथ को खो देना बहुत सारे टुकड़ों में बंटकर। बाय डिवाइडेड इनटू मैनी पीसेस। अब देखो यही यहां पर हुआ। औरंगजेब जब नहीं रहा, क्या कहा जा रहा है? आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जब औरंगजेब की डेथ होगी तो मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया, उसने अपनी स्ट्रेंथ खो दी, ठीक है। तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाता डिसइंटीग्रेट। स्टॉप भी वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि उसमें कोई तरह का डिस्ट्रप्शन आ गया, स्टॉप कर दिया गया, रोक दिया गया उसको कि आगे कोई एम्पायर नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो डिस्पर्स हो गया, वो फैल गया। तो ये सब ऑब्जेक्टिव मीनिंग के हिसाब से जस्टिफाइबल नहीं थे, जस्टिफाइबल था फोर्थ ऑप्शन, 89 का फोर्थ। अगला सेंटेंस देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, द कंट्री सून को एक एडवर्ब की तरह लगाया गया है। यहाँ पर कोई वर्ब आनी चाहिए, और वर्ब यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी है। यहाँ पर ये लिखी हुई है फ्रेजल वर्ब, यहाँ पर लिखी हुई है 4 आपके सामने। इनटू स्मॉलर टेरिटरीज द कंट्री सून, और इन फ्रेजल वर्ब में 4 में से कोई एक ऑप्शन यहाँ आएगा। इनटू स्मॉलर टेरिटरीज मैनी ऑफ विच बिकम मोर और लेस इंडिपेंडेंट। इन चारों के मीनिंग में पिछले एक वीडियो में बता चुका हूं, आज दोबारा मैं इनके मीनिंग बता देता हूं, जरा थोड़ा तेजी से करेंगे। पहला है ब्रेक इन। पहला जो फ्रेजल वर्ब है आपके सामने वो है ब्रेक इन। अब देखिए ब्रेक इन का एक सीधा सीधा मीनिंग निकल के आता है, टू एंटर समथिंग इलीगली। अब ये समथिंग जो है किसी प्लेस या किसी बिल्डिंग को रिफर करता है। टू एंटर अ प्लेस अ बिल्डिंग इलीगली, पहला मीनिंग इसका ये हो गया। कई बार ये समथिंग जो है कन्वर्सेशन को रिफर करने लगता है, कन्वर्सेशन भी लिखा हो सकता है इसकी जगह। तो किसी कन्वर्सेशन में एंटर की बात की जा रही है। अगर आप कोई बातचीत चल रही है, उस कन्वर्सेशन में आप एंटर कर गए, और इलीगली तो नहीं, बिना किसी इजाजत के, बिना किसी इनविटेशन के आप किसी कन्वर्सेशन में बीच में अगर आप घुस गए, बातचीत में घुस गए, तो आपने क्या कर दिया? उस कन्वर्सेशन को इंटरप्ट कर दिया। तो अगर ये किसी कन्वर्सेशन में एंटर करने की बात की जा रही है, तो ब्रेक इन जो है टू इंटरप्ट या टू डिसरप्ट के मीनिंग को भी कन्वे कर देता है। ये इसका एक मीनिंग हो गया, ये इसका दूसरा मीनिंग हो गया। अच्छा ठीक है, एक इस तरह की स्ट्रक्चर आपको मिल सकती है, ब्रेक समथिंग इन, ब्रेक समथिंग इन। और ये समथिंग किसी इंस्ट्रूमेंट को रिफर कर रहा होगा। कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है,
या शूज वगैरह आपने कुछ जूते लिए हैं नए, या कोई ऐसी चीज जिसको यूज किया जाना चाहिए उसको बेहतर बनाने के लिए। और यहाँ पर ब्रेक समथिंग इन, इस तरह की स्ट्रक्चर या ब्रेक इन का मीनिंग हो जाता है टू यूज समथिंग, टू यूज समथिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड, फॉर ए शॉर्ट पीरियड, टू मेक इट कंफर्टेबल, टू मेक इट कंफर्टेबल। जैसे नए नए आपके जूते होते हैं तो टाइट आते हैं, आप 2-4 दिन उनको पहन लो तो वो ठीक से जो है अपना पैर उनमें जगह बना लेता है, फिर वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो आपने क्या किया, ब्रेक इन किया अपने नए जूतों को, टू यूज समथिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड टू मेक इट कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। अच्छा, ब्रेक समवन इन, ब्रेक समवन इन, ये स्ट्रक्चर भी यूज हो जाती है, ब्रेक समवन इन। तो ब्रेक समवन इन का मतलब हो गया टू ट्रेन समवन, किसी को ट्रेन कर दिया आपने। जिस तरह से आपने जूतों को कंफर्टेबल बनाया था उनका इस्तेमाल करके, ऐसे ही आपने किसी पर्सन को अपने पास बुलाया, उनको ट्रेन कर दिया, कोई काम सिखा दिया उनको। टू ट्रेन, टू ट्रेन समवन टू डू अ न्यू, टू डू अ न्यू जॉब। कोई नया काम है, उसे पर्सन को नहीं आता, आपने अपने पास बुलाया, उसको रखा 2-4 दिन, सिखाया, समझाया कि भाई इसको ऐसे करना है, ठीक है, तो आपने उसको ब्रेक दे दिया। जैसे कि जो डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वो नए नए एक्टर्स को ब्रेक देते हैं, तो उनको क्या करते हैं, ब्रेक इन करते हैं। पहले उन्हें काम देते हैं, पहली बार उन्हें एक नया काम जो है वो बताते हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है। ये हो गया ब्रेक इन का मतलब। तो यहाँ पर क्या ब्रेक इन आना है, इनटू तो यहाँ पर लगा हुआ है। देखो ब्रेक इनटू एक और फ्रेजल वर्ब होती है। ऐसा है कि यहाँ पर जो कंट्री थी वो स्मॉलर टेरिटरीज में एंटर कर गई है, उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो ब्रेक इन यहाँ पर मीनिंगफुल है नहीं। लेकिन अगर एक ऑप्शन में 5 यहाँ पर ब्रेक इन लिखा, केवल यहाँ पर ब्रेक लिखा होता, तो एक फ्रेजल वर्ब और तैयार हो जाती है आपकी, ब्रेक इनटू। इसके बारे में बता देता हूं, ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू एंटर, ब्रेक इनटू, और ये ट्रांजिटिवली यूज होती है। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा, और ये ऑब्जेक्ट क्या होगी, कोई प्लेस होगा या कोई बिल्डिंग होगा। मतलब ब्रेक इन का जो पहला वाला मीनिंग है उसी मीनिंग को कन्वे करता है ब्रेक इनटू, यानी कि टू एंटर। फिर इसके बाद एक फ्रेजल वर्ब आपके सामने लिखी हुई है, ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब हो जाता है टू स्टॉप, और स्टॉप ट्रांजिटिव भी है, इंट्रांजिटिव भी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपने किसी और को ब्रेक ऑफ कर दिया, या आप खुद ब्रेक ऑफ हो गए, यानी कि आपने किसी और को, किसी और चीज को या किसी और पर्सन को स्टॉप कर दिया, या आप खुद ही स्टॉप हो गए। तो ब्रेक ऑफ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिवली दोनों तरह से यूज हो जाएगी। फिर एक फ्रेजल वर्ब आपकी ब्रेक आउट, ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब हो जाता है टू स्टार्ट सडनली, कोई चीज अचानक से स्टार्ट हो जाए वो ब्रेकआउट कहेंगे, ब्रेकआउट हो गई। टू स्टार्ट सडनली या टू एस्केप सडनली, ये लिख लिया करो, इनका जो है याद कर लिया करो, टू स्टार्ट सडनली। तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि कोई आपकी यहाँ पर कंट्री थी जो स्टार्ट हो गई है, जो सडनली हो गई। ये फ्रेजल वर्ब भी जो है मीनिंगफुल यहाँ पर नहीं होगी, ये भी नहीं हो रही है। ब्रेकअप यहाँ पर हो जाना है। ब्रेकअप का मतलब होता है टू डिसइंटीग्रेट। देखिए, जब मैंने ब्रेकअप की मीनिंग आपको बताई, जब मैंने डिसइंटीग्रेट की मीनिंग आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, तो मैंने ब्रिंग अप लिखवाया था। ब्रिंग अप और ब्रेकअप लगभग लगभग जो है एक जैसे मीनिंग में ही रहती है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ब्रेक अप लिखा हुआ है। ब्रेक अप का मतलब हो जाएगा टू डिवाइड इनटू मैनी पीसेस, या टू डिसइंटीग्रेट, टू डिसइंटीग्रेट। तो वहां पर यही कहने की कोशिश की जा रही है, अगर आप अपने कंटेक्स्ट को, आप इस क्लोज टेस्ट के कंटेक्स्ट को समझ पा रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि जब उसकी डेथ हो गई तो मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया बहुत तेजी से। द कंट्री सून ब्रेक अप, ये ब्रोक अप इनटू स्मॉलर टेरिटरीज। जो एक एम्पायर था, एम्पायर का मतलब एक पूरा नेशन था, उसके बाद जो है वो छोटी छोटी टेरिटरीज में
टूटना शुरू हो गया। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है मीनिंगफुल है इस ऑब्जेक्टिव मीनिंग के हिसाब से, कंटेक्स्ट के हिसाब से। द कंट्री सून ब्रोक अप इनटू स्मॉलर टेरिटरीज मैनी ऑफ विच बिकम मोर और लेस इंडिपेंडेंट। कुछ उनमें से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गई, कुछ कम इंडिपेंडेंट हो गई। पहले वो मुगल एम्पायर के कंट्रोल में थी तो वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो डिपेंडेंट थी मुगल एम्पायर पर या औरंगजेब पर या इस तरह के किसी किंग पर, राजा पर, एम्परर पर। उसके बाद वो थोड़ी या ज्यादा इंडिपेंडेंट होनी शुरू हो गई। तो इसी तरह से जो है आपको शब्दों के मीनिंग समझने हैं। एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि सर आप इनके हिंदी में मीनिंग बता दीजिए, हिंदी में मीनिंग। बच्चा, ये जो ट्रांसलेशन वाली अप्रोच है, इस चैनल की पहली वीडियो में ही मैं इसको गलत कह चुका हूं, क्योंकि आपका जो एग्जाम होना है, आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले हो, उसमें हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन का एग्जाम नहीं है। वहां पर एग्जाम है इंग्लिश के, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग का। वो अंडरस्टैंडिंग ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, वोकैबुलरी की अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, और ऑब्जेक्टिव उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स की, आपकी क्या रीड करते हैं, कितना आप कॉम्प्रिहेंड करते हैं, कितना आप समझते हैं और क्या आप रिटेन कर सकते हैं अपने दिमाग में इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, उसका जो है आपका एग्जाम होना है। ये हिंदी इंग्लिश का खेल यहाँ पर नहीं चल रहा है। हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन सीखने की कोशिश भी ना करें, ये आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने होंगे और वहां पर आप ट्रांसलेशन ही करते रह जाओगे। पहले आप इंग्लिश में सेंटेंस को पढ़ोगे, फिर इंग्लिश में सेंटेंस को पढ़ के हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने दिमाग में उसका उत्तर सोचोगे, फिर उत्तर सोच के जो हिंदी में सोचा है उसको फिर वापस इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। तो जो प्रोसेस एक स्टेप में खत्म हो जानी चाहिए थी, उसको आपने 3-4 स्टेप में कर दिया, तो आपने अपना टाइम वैसे ही बढ़ा दिया। और कई बार ट्रांसलेट करने के बाद शब्दों के या सेंटेंसेस के मीनिंग बदल जाते हैं। ये भी तो सोचिए आप, मीनिंग बदल जाते हैं। जो आप ट्रांसलेट करोगे वो अलग मीनिंग में होगा, वो अलग चीज को रिफर कर रहा होगा। तो ये ट्रांसलेशन वाली अप्रोच को आप जितनी जल्दी छोड़ देंगे उतनी जल्दी ही आपके लिए बेहतर है। आप इसी तरह से लॉजिकल रहें, एक एक वर्ड का मीनिंग आप इंग्लिश में ही जानने की कोशिश करें, इंग्लिश में ही पढ़ने की कोशिश करें। शुरू शुरू में समस्या आती है, फिर 10-20 दिन, 1 महीना, 2 महीने के बाद आपको जो है यूजुअल लगने लगता है, आपको जो है आदत हो जाती है। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।